जो प्रयास करना बिल्कुल भी नहीं जानते उन्हें हर मुश्किल बहुत ही बड़ी लगती है और जो जानते हैं उन्हें बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि अस्त हो चुके हैं और आने वाले 35 दिनों तक अस्त होकर ही हर किसी को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय आपको करना चाहिए, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे जिन लोगों की ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी महसूस अवश्य होगी। देखिए, जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीदी बिक्री नहीं करनी चाहिए। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं होते। कर्म फलदाता शनि 16 फरवरी 2024 को अस्त होंगे और आने वाले 26 मार्च 2024 तक अस्त रहेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल अपनी ही राशि में है अभी शनि। देखिए, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है अपनी खुद की राशि में तो उसके बुरे प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि ग्रह की स्थिति और उसका प्रभाव बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, यानी कि ग्रह कितना अच्छा या बुरा प्रभाव देगा, इसके लिए उसका अपनी राशि में स्थित होना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में होता है तो वह ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देता। और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि शनि पिछले वर्ष से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि और राहु का आपस में मिलना अच्छा नहीं होता, तो शनि जब अस्त होंगे तो कुछ प्रभाव राहु का भी उन पर से कम हो जाएगा, जो आपके लिए एक अच्छी बात है। देखिए, कोई भी ग्रह अस्त कब होता है, देखा जाए तो आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराह मिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा सूर्य से जब 12 डिग्री के अंदर में आते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त हो जाते हैं। अस्त यानी ग्रह अपने प्रभाव को, अपने तेज पुंज को सूर्य में मिला देता है। अब इससे क्या समस्या होती है? देखिए, सभी ग्रह सूर्य से रश्मि लेकर यानी कि प्रकाश लेकर चमकते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। सूर्य को एक प्रकार से राजा समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति राजा के बहुत निकट आ जाता है तो वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि राजा के साथ कोई दूसरा राजा खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति की स्थिति राजा से नीचे ही होती है। उस ग्रह का अपना प्रभाव मंडल कम हो जाता है। लेकिन अगर राजा किसी के साथ प्रसन्न हो जाए और तब उसे अपने पास खड़ा करे तो उस व्यक्ति की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो इससे हमने क्या समझा? तो यह समझा कि जो ग्रह सूर्य के मित्र होते हैं या फिर आपकी अपनी कुंडली में अच्छे ग्रह होते हैं, वह जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और भले ही वह अस्त हो रहे हों, लेकिन बड़े अच्छे योग बनाते हैं। आपको अपनी कुंडली का विचार जरूर करना चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में सूर्य और शनि अच्छे ग्रह हैं। अगर अच्छे हैं तो यह कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा भी होगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि सूर्य और शनि का योग तो कभी अच्छा नहीं होता, यह बात जरूर सही है। महर्षि पराशर कहते हैं, जब सूर्य और शनि इकट्ठा होते हैं तो पिता अधिकारी से विवाद,
या फिर बहस होती है या फिर हमें उनसे नुकसान हो सकता है। यह बात जरूर सही है, लेकिन फिर भी इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ज्योतिषीय गोचर को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली को अवश्य चेक करना चाहिए। आपकी अपनी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति अच्छी है तो गोचर में यह जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि ज्योतिषीय ग्रंथ सारावली ग्रंथ इसके बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी रश्मियाँ खत्म हो जाती है। और महर्षि पराशर तो भी यह कहते हैं कि जब ग्रह अस्त होता है, चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना हो, तो उसके सिग्निफिकेशन में कुछ कमी अवश्य देखने को मिलती है, उस ग्रह के कारकत्व में कमी अवश्य देखने को मिलती है। और यहाँ पर महर्षि पराशर तो यह कहते हैं कि जब शनि अस्त होता है तो राजा को भय होता है, प्रकृति कुपित होती है, महंगाई बढ़ती है और जमीन से निकलने वाली जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शनि जमीन कृषि के कारक ग्रह भी होते हैं। सो हम एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर इसे समझ सकते हैं। सो महंगाई बढ़ेगी, शनि के अस्त होने की वजह से लड़ाई झगड़ा संघर्ष बढ़ेगा और जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। यह तो जनरली प्रेडिक्शन हो गई पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए। अब स्पेशली रूप से बात करते हैं आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि आपके भाग्य और कर्म के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके कर्म भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो कर्म और भाग्य के स्वामी का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, वह भी कर्म भाव में अस्त हो रहे हैं तो आपके मन में उलझन यानी कि टेंशन, तनाव, चिंता की स्थिति बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव अभी गोचर में सीधे आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, जो आपकी माता का घर होता है। उसी भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जिनके द्वारा शनि अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में यह एक प्रकार से राजयोग का तो निर्माण करेगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जाना जाता है। इस राजयोग के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर, कुछ नई अपॉर्चुनिटी अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन वह ट्रांसफ़र के साथ मिलेंगी। आपका प्रमोशन भी होगा, लेकिन हो सकता है आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर हो जाए जहां आपकी इच्छा ना हो। तो ऐसे में जो कुछ भी आपको मिलेगा वह परेशानी और चिंता के साथ मिलेगा। देखिए, शनि आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी बन करके कर्म भाव में अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार से आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। एक तो जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है उसका परिणाम, और अभी गोचर कुंडली में आपके दसम भाव में यह मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ, इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। प्रमोशन भी शनि दिलाते हैं, लेकिन अस्त हो रहे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि होगी। तो ऐसे में वह आपकी माता का स्थान होता है, आपकी प्रॉपर्टी का और आपके सुख का स्थान होता है। और यहाँ के जो ओनर होते हैं यानी कि मालिक, वह सूर्य देव बनते हैं, शनि को अपना शत्रु मानते हैं। तो ऐसे में जो कुछ भी आपको मिलेगा वह आपको ट्रांसफ़र के साथ मिलेगा। ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो पूरी तरह से आपको खुशी नहीं दे पाएंगी, यानी कि देखने में लगेगा कि आपको अच्छा मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको उसका परिणाम अच्छा महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर मन में चिंता, दुविधा लगातार बनी रहेगी। पिता और अधिकारी से भी कुछ विवाद होने की प्रबल संभावना है। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आप टेंशन में रहेंगे। वर्क का लाइफ बैलेंस आपका आउट ऑफ बैलेंस ही रहेगा। सेहत बिगड़ सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। शनि और सूर्य का ऐसा संबंध जब चौथे भाव को प्रभावित करता है तो यह माँ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में माँ, मन और शरीर, ये तीनों नेगेटिविटी इम्पैक्ट हो रहे हैं। हालांकि काम के क्षेत्र में कुछ प्रमोशन जरूर आपको मिलेंगे, लेकिन उसकी खुशी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपके
जीवन काल में कुछ नए अवसर, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने के लिए आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन चिंता, टेंशन ये भी साथ साथ आपको प्राप्त होंगी। यानी कि कह सकते हैं कि इस समयावधि में जो कुछ भी आपको मिलेगा वह स्थायी नहीं होगा। शनि के इस गोचर काल के दौरान आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले तो सेहत का, अपने खान पान पर ध्यान रखिए, बाकी आलस्य भी ज़्यादा ना करें। इस गोचर काल के प्रभाव को और अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का 3 माला या 5 माला जाप करें। आपके लिए शनि का यह गोचर काल, अस्त गोचर, काफ़ी हद तक अनुकूल बनने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।